स्टार्ट। चलिए देखते हैं हेस का नियम। हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम। हेस लॉ। इस नियम का प्रतिपादन सन 1840 में एक रशियन साइंटिस्ट G.H. हेस ने किया था। बहुत सारे अभिक्रियाओं का प्रायोगिक अध्ययन करने के पश्चात हेस ने कहा था कि किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रमों में अगर वह कितनों भी पदों में हो, डिफरेंट मेथड से हो या किसी भी विधि से हो, प्रत्येक परिस्थिति में होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन अर्थात ऊष्मा परिवर्तन जो है स्थिर रहेगा, सभी में एक समान रहेगा। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं A एक अभिकारक है जो B में चेंज हो जाता है और हमको इस अभिक्रिया में डेल्टा H ऊर्जा प्राप्त होता है। अभिक्रिया संपन्न हुआ एक पद में, एक विधि में, A B में कन्वर्ट होने के पश्चात हमको डेल्टा H ऊर्जा प्राप्त हुआ। ये एक पहला मेथड हो गया। अब फिर से यही अभिक्रिया दो पदों में पूरा होता है। A परिवर्तित हो जाता है C में और यहां पर हमको ऊर्जा प्राप्त होता है डेल्टा H1। इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब B प्राप्त नहीं हुआ, C एक माध्यमिक यौगिक का निर्माण करता है। C फिर से कन्वर्ट हो जाता है B में और इस प्रक्रिया में हमको ऊर्जा प्राप्त होता है डेल्टा H2। डेल्टा H2 ऊर्जा प्राप्त होता है। अगर एक पद में संपन्न होता है तो डेल्टा H ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ पर दो पदों में संपन्न हुआ, A से C बना। C एक माध्यमिक उत्पाद है जो B बनने के पथ पर ही है, माइनस डेल्टा H ऊर्जा प्राप्त होती है। C फिर से अंतिम रूप से B में परिवर्तित होता है तो डेल्टा H2 ऊर्जा प्राप्त होती है। तो दो विधियों में संपन्न हुआ। ये दूसरा मेथड है अभी जो बनाया वो, और ये पहला मेथड A से सीधा B बनता है, दूसरा मेथड में A से C बनता है, C से B बनता है। तो ये जो द्वितीय मेथड है यहाँ पर हमने देखा तो यहाँ पर डेल्टा H1 और डेल्टा H2 इन दोनों का योग करते हैं तो ये होता है ऊर्जा जो है डेल्टा H के बराबर होता है। अर्थात पहले प्रक्रम में जितना ऊर्जा प्राप्त हुआ डेल्टा H1 और डेल्टा H2 को जोड़ते हैं तो वो भी उतना ही ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ पर हेस नियम सिद्ध होता है कि एक पदों में संपन्न हुआ तो उतना ही ऊर्जा प्राप्त हुआ, दो पदों में संपन्न हुआ तब भी उतना ही ऊर्जा प्राप्त होती है। एक बार हेस नियम का परिभाषा देखें तो कोई भी अभिक्रिया दो या दो से अधिक विधियों द्वारा, दो विधि में हो या दो से अधिक विधियों में हो और एक या एक से अधिक पदों में संपन्न हो, एक पद में भी संपन्न हो जाए चाहे एक से अधिक पदों में संपन्न हो, तो प्रत्येक परिस्थिति में होने वाला ऊर्जा परिवर्तन जो है स्थिर रहता है। इसी वजह से इसका नाम है स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम, हेस का। एक उदाहरण देखते हैं। कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करके CO2 का निर्माण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का ऊर्जा हमको प्राप्त होता है 393 किलो जूल प्रति मोल। इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है। एक ही पदों में संपन्न हुआ है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होना है कार्बन और ऑक्सीजन से। हेस के नियम के अनुसार अगर दूसरे भी विधियों द्वारा हो, कितनों भी पदों में हो, अगर कार्बन और ऑक्सीजन से CO2 का निर्माण हो तो 393 किलो जूल ऊर्जा ही प्राप्त होगा। एक अन्य विधि देखते हैं इसको। कार्बन पहले संयोग करता है कार्बन
ऑक्सीजन से संयोग करता है और निर्माण करता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। और इस प्रक्रम में कार्बन मोनोऑक्साइड जब बनता है तो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है 110 किलो जूल प्रति मोल। 110 किलो जूल प्रति मोल इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हुआ। कार्बन मोनोऑक्साइड का फिर से ऑक्सीकरण होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है फिर से ऑक्सीजन से संयोग करता है और अंततः ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। और इस प्रक्रम में हमको ऊर्जा प्राप्त होता है 283 किलो जूल प्रति मोल। हमने देखा पहले पदों में एक ही पदों में संपन्न हुआ, इतनी ऊर्जा प्राप्त हुआ। और जो दूसरे विधि में 2 या 2 से अधिक विधियों द्वारा एक पदों में या एक से अधिक पदों में संपन्न हो, यहाँ पर एक से अधिक पदों में संपन्न हुआ। पहले पद में 110 किलो जूल ऊर्जा मिला, दूसरे पद में 283 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त हुआ। दोनों को जोड़ेंगे तो 110 और 283 कितना होता है? 393 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा उत्पन्न होता है। इस प्रकार से हेस का नियम यहाँ पर भी सिद्ध होता है कि 2 विधि से पूरा हो या 3, 4, 5 विधि से पूरा हो। प्रत्येक विधि में या तो एक ही पद में संपन्न हो या 2 पद में संपन्न हो या 3, 4 पद में संपन्न हो। कुल ऊष्मा परिवर्तन जो है निश्चित होता है, मतलब एक ही मान होता है। ये था हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।